सीमाएं केवल मनुष्यों के लिए, हैंकड़ों के लिए नहीं। इसलिए ये सभी छोटे माइक्रोप्लास्टिक लंबी दूरी तय कर सकते हैं। हमने साइबेरिया में नमूनों पर, उत्तर और दक्षिण और ध्रुवीय क्षेत्रों में नमूनों पर प्रयोग किए हैं और हमने पाया उनमें से कई में हमने नैनोप्लास्टिक्स पाया। इसलिए अधिकांश क्षेत्र जिन्हें प्राचीन माना जाता है वे हवा के माध्यम से कम कभी कभी नैनोप्लास्टिक से प्रदूषित होते हैं। हम औसतन लगभग 20 नैनोग्राम प्रति घन मीटर हवा मापते हैं। और ये प्राचीन और स्वच्छ हवा है और आपको लगता है कि ये यहां कुछ भी नहीं है, लेकिन ये वास्तव में लगभग हमेशा कुछ न कुछ है। आज जंगलों पर भी बहिष्करण क्षेत्र बनने का खतरा है क्योंकि वे पहले से ही सूक्ष्म और नैनो प्लास्टिक के विशाल भंडार में बदल चुके हैं। मैं समझता हूं कि हमारी प्रवृत्ति विशेष रूप से माता पिता के रूप में समुद्र तटों और जंगलों जैसे स्वच्छ और सुरक्षित स्थानों की तलाश करना है जहां हवा ताजा महसूस होती है। लेकिन विरोधाभास ये है कि ये स्थान पहले से ही मानव जीवन के लिए सबसे खतरनाक वातावरण बन गए हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक बड़े शहर में एक वयस्क 2 घंटे की सैर के दौरान 106,000 माइक्रोप्लास्टिक कणों को अपने अंदर ले सकता है। फिर भी जल निकायों के पास के क्षेत्रों में यह संख्या उससे कहीं अधिक है और वे 2 घंटे बीमारियों का एक समूह शुरू करने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं, जबकि कुछ व्यक्तियों के लिए यह घातक परिणाम हो सकता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि जब एक भी सूक्ष्म या नैनोप्लास्टिक कण किसी कोशिका में प्रवेश करता है तो वो उस एक कोशिका से अधिक को नष्ट कर देता है। कोशिका के मरने के बाद प्लास्टिक के कण शरीर से समाप्त नहीं होते हैं। ये पूरे शरीर में घूमता रहता है, अन्य कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और विनाश की एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू करता है। यह प्रक्रिया अंतहीन है क्योंकि प्लास्टिक, जैसा कि हम जानते हैं, विद्युत चार्ज को रिचार्ज और बनाए रख सकता है। जितना अधिक माइक्रोप्लास्टिक शरीर में प्रवेश करता है उतनी ही तेजी से यह विनाश कोशिका दर अंग फैलता है। और समय यहां महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमारे शरीर के पास इस क्षति से लड़ने के लिए सीमित संसाधन है, जबकि नैनोप्लास्टिक्स उन्हें निष्कासित नहीं किया जाता है। इसके बजाय वे लगातार बढ़ती मात्रा में जमा होते रहते हैं और हमें भीतर से नष्ट कर देते हैं। नैनोप्लास्टिक्स न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि संपूर्ण जीवमंडल के लिए सटीक हत्यारा है और उनसे कहीं भी छिपना नामुमकिन है। वे वस्तुतः हमें उस दुनिया से बाहर धकेल रहे हैं जिसे हम कभी जानते थे। माइक्रो नैनोप्लास्टिक पहले से ही हमारे ग्रह के साथ साथ जलवायु को भी प्रभावित कर रहे हैं और इसके अलावा वे पहले से ही विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं को तीव्र कर रहे हैं और बिगड़ते भूगतिकीय संकट में योगदान दे रहे हैं। विनाश के एक ही चक्र में जलवायु और प्लास्टिक। विश्व महासागर हमारे ग्रह की सबसे बड़ी प्रणाली है। यह जलवायु को नियंत्रित करता है और ऑक्सीजन के मुख्य स्रोत के रूप में कार्य करता है। महासागर और वायुमंडल एक एकल परस्पर जुड़े हुए जलवायु तंत्र का निर्माण करते हैं। पानी में भारी मात्रा में गर्मी को अवशोषित करने और संग्रहित करने की उल्लेखनीय क्षमता होती है, जिससे इसका तापमान धीरे धीरे ही बढ़ता है। संचित ऊष्मा को फिर पूरे ग्रह पर समान रूप से पुनर्वितरित किया जाता है और वायुमंडल में स्थानांतरित किया जाता है। समुद्र की यह संपत्ति पृथ्वी के आंतरिक भाग से गर्मी को कुशलतापूर्वक नष्ट करने की है, ग्रह को अत्यधिक तापमान में उतार चढ़ाव से बचाती है और जलवायु को स्थिर करने में मदद करती है। लेकिन सूक्ष्म और नैनोप्लास्टिक के साथ महासागरों का बड़े पैमाने पर प्रदूषण इस सुव्यवस्थित तंत्र को बाधित कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक रूप से चार्ज किए गए प्लास्टिक के कण पानी के अणुओं को बांधते हैं, जिससे उनके चारों ओर हाइड्रेट शेल बन जाते हैं। इससे समुद्र के पानी के भौतिक और रासायनिक गुण बदल जाते हैं। इससे पहले से ही इसकी तापीय चालकता कम हो गई है और अत्यधिक गर्म क्षेत्रों का निर्माण हो गया है जहां गर्मी अब नष्ट नहीं हो सकती है। नतीजतन कुल मिलाकर महासागर का तापमान बढ़ रहा है। डॉक्यूमेंट्री एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर इन द ओशियंस डेमिस में इस विषय पर अधिक विस्तार से चर्चा की गई है। बदले में समुद्र के अत्यधिक गर्म होने से वाष्पीकरण बढ़ता है और वायुमंडलीय परिसंचरण बाधित होता है। परिणाम स्वरूप वातावरण का तापमान और आर्द्रता दोनों बढ़ जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक रूप से चार्ज किए गए नैनोप्लास्टिक कण संघनन नाभिक के रूप में कार्य करते हैं।
जिससे नमी की बूंदें कम ऊंचाई पर और उच्च तापमान 4 से 10 डिग्री सेल्सियस पर जम जाती हैं। इससे बादलों के निर्माण में तेजी आती है और असामान्य मौसम की घटनाओं बड़े ओले, अत्यधिक बारिश और जल विज्ञान चक्र में व्यवधान में योगदान होता है। चार्ज किए गए प्लास्टिक कण पहले से ही मौसम निर्माण को प्रभावित कर रहे हैं। उड़ान सुरक्षा, बादल विकास और यहां तक कि कहां और कैसे वर्षा होती है को प्रभावित कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में माइक्रोप्लास्टिक पहले से ही जलवायु अस्थिरता का चालक बन गया है। हम जानते हैं कि कण हवा में क्या कर रहे हैं, वे बादल उत्पन्न करते हैं। यदि आप जानते हैं, यदि हमारे पास हवा में एक कण है तो जल वाष्प इन कणों पर बैठता है और बादलों का निर्माण करता है। इसलिए हम ये समझना चाहते हैं कि नैनोकण बादलों के निर्माण को कितना प्रभावित करते हैं, और इसलिए निश्चित रूप से अल्पाइन क्षेत्र में ये बादलों के निर्माण को ट्रिगर कर सकता है और इसी तरह आंधी या चरम मौसम की घटनाओं को भी ट्रिगर कर सकता है। जब आपके पास एक बड़ा तूफान होता है तो कई सूक्ष्म नैनोप्लास्टिक पर्यावरण से निकल जाते हैं। जब वे मिट्टी में, नदी के तल, मेन सतहों और इस तरह की चीजों में फंस जाते हैं और हवा में एकत्रित हो जाते हैं, तो फिर तूफान के बाद आपके पास और भी अधिक प्रदूषण है। यह प्रक्रिया फीडबैक लूप बनाते हुए स्वयं को कायम रखती है। महासागरों के गर्म होने से पानी का वाष्पीकरण बढ़ जाता है। और भी अधिक नैनोप्लास्टिक वाष्प के साथ हवा में ऊपर उठता है और भी अधिक ऊर्जा वायुमंडल में जमा हो जाती है, जिससे समुद्र और अधिक गर्म हो जाता है। आंकड़ों के अनुसार वार्मिंग की प्रत्येक डिग्री से हवा की आर्द्रता 7% और बिजली की आवृत्ति कम से कम 12% बढ़ जाती है। इस प्रकार अधिक गर्मी, अधिक नमी, हवा में अधिक प्लास्टिक, अधिक बिजली, और ये चक्र अनवरत चलता रहता है। देखे गए रुझानों से संकेत मिलता है कि ये ऊर्जा संचय तेजी से बढ़ रहा है और प्रत्येक गुजरते वर्ष के साथ जलवायु विसंगतियां अधिक विशिष्ट और अधिक विनाशकारी होती जा रही हैं। पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बाद हम यूरोप में सबसे गर्म गर्मी देख रहे हैं। इसी तरह यहां अमेरिका के उत्तर पूर्व में हम रिकॉर्ड तोड़ तापमान देख रहे हैं। हर साल आप जानते हैं, पिछले 2-3 वर्षों से हम कह रहे हैं वही ये सबसे गर्म दिन है, और फिर अगला साल आता है और एक नया सबसे गर्म दिन आता है। दक्षिण पूर्व एशिया में कई स्थानों पर रात का तापमान बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है और गर्मी फंस रही है। ऐसे में रात के समय हमारे शरीर को उतनी राहत भी नहीं मिल पाती है। वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी हो रही है, सभी प्रकार के रासायनिक प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, और इसलिए यदि आप इसके बारे में समग्र रूप से सोचें तो इसका ग्रहों के स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और मुझे लगता है कि ये एक समय हैया एक अनुस्मारक है कि हम ग्रह प्रणाली का हिस्सा हैं। हम इसके हैं, हम इससे अलग नहीं हैं। और जब तक हम समग्र रूप से नहीं सोचते, मुझे लगता है, आप जानते हैं, हम एक मुद्दे को परिभाषित करेंगे, हम एक सीमा को परिभाषित करेंगे, हम उसके बाद आगे बढ़ते रहेंगे, शायद इसे वैज्ञानिक तरीके से भी हल कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम समग्र रूप से नहीं सोचते और एक समुदाय के रूप में, एक समाज के रूप में समग्र रूप से कार्य नहीं करते, मुझे लगता है कि हम मुसीबत में हैं। हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां प्लास्टिक प्रदूषण को संबोधित किए बिना और इसके विपरीत जलवायु संकट को हल करना अब संभव नहीं है। दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, प्रत्येक एक दूसरे को मजबूत करते हैं, और जैसे जैसे हम इस मुद्दे का अध्ययन करना जारी रखते हैं, तस्वीर और भी चिंताजनक हो जाती है, क्योंकि अब हम समझने लगे हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है। मैं अपने और अपने परिवार दोनों के लिए हूं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हूं। एक समय था जब मैंने सोचा था कि आप जानते हैं, जलवायु परिवर्तन निश्चित रूप से वास्तविक है, लेकिन इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा, और मैं अभी भी उतना ही चिंतित था। लेकिन कुछ ही समय में, और मैं कहूंगा कि 5 से 10 वर्षों से भी कम समय में, हमने उस मानसिकता और समय सीमा से शुरुआत की। 5 से 10 वर्षों के भीतर हमने इसे महसूस करना शुरू कर दिया, अपने दैनिक जीवन में इससे प्रभावित होना शुरू कर दिया, और इसलिए यह पहले से कहीं अधिक चिंताजनक है। और समय रेखा जिसकी पहले भविष्यवाणी की गई थी, परिवेशी वायु से लेकर गठिया संबंधी बर्फ के पतले होने तक, वैश्विक जलवायु पर हम जो प्रभाव देख रहे हैं वो तेजी से कम हो गया है। और ये रैखिक मॉडल नहीं है ना? मेरा मतलब है, भौतिकी काम करने वाली है। बर्फ जितनी पतली होगी उसे कम समय में समान मात्रा में पिघलाने में बहुत कम समय लगेगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये समय सीमाएं वास्तव में चिंताजनक हैं और मुझे डर है। हाँ,
दरअसल कई संकेत बताते हैं कि हमारे ग्रह का ऊर्जा संतुलन गड़बड़ा गया है और प्राकृतिक प्रक्रियाएं तेजी से तेज हो रही हैं। नतीजतन हमारे पास प्रतिक्रिया देने के लिए कम से कम समय हो सकता है और नैनोप्लास्टिक्स इस त्वरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अतीत में पृथ्वी के आंतरिक भाग से अतिरिक्त गर्मी को धीरे धीरे कदम दर कदम फिर भी प्रभावी ढंग से हटा दिया जाता था। इसे पहले महासागरों द्वारा आंशिक रूप से अवशोषित किया गया और फिर वायुमंडल में स्थानांतरित किया गया और फिर अंत में अंतरिक्ष में छोड़ दिया गया। इस अनुक्रमिक प्रक्रिया ने पृथ्वी के आंतरिक भाग या वायुमंडल के भीतर अतिरिक्त ऊर्जा को जमा होने से रोका, जिससे ग्रह ठंडा हो गया और आंतरिक परतों पर थर्मल भार कम हो गया। लेकिन आज ये प्राकृतिक तंत्र बाधित हो गया है। नैनोप्लास्टिक्स अब न केवल जलवायु को प्रभावित करते हैं बल्कि वे हमारे ग्रह के आंतरिक भाग से गर्मी की रिहाई में बाधा डालकर भूगतिकीय संकट को भी बढ़ाते हैं और प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ाते हैं। इस प्रक्रिया में माइक्रो नैनोप्लास्टिक्स की भूमिका को पृथ्वी पर जलवायु आपदाओं की प्रगति और उनके विनाशकारी परिणामों पर रिपोर्ट में विस्तार से वर्णित किया गया है। इसलिए हमारा पूरा ग्रह सूक्ष्म और नैनोप्लास्टिक से दूषित हो गया है और हमारे पास बचने के लिए कोई जगह नहीं है। ये कण हमें, हमारे बच्चों में, हमारे शरीर में अधिक से अधिक कोशिकाओं को बाधित और नष्ट कर रहे हैं। यही कारण है कि प्लास्टिक प्रदूषण का मुकाबला करना अब वैकल्पिक नहीं रह गया है। यह हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है। पहला और सबसे स्पष्ट कदम प्लास्टिक के उपयोग को खत्म करना और पहले से जमा हुए कचरे का पुनर्चक्रण करना प्रतीत हो सकता है। लेकिन हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या यह वास्तव में पर्याप्त होगा।